हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं मेरा चैनल अभी नर्सिंग एकेडमी। ठीक है ना। आज जो क्लास होगी वो आपकी मिडवाइफरी की क्लास है और आज हम पढ़ेंगे ओवरी के बारे में। उससे पहले फीमेल इंटरनल ऑर्गन्स जो थे 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आपका हम डिस्कस कर चुके हैं वेजाइना, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब, और आज डिस्कस करने वाले हैं ओवरी के बारे में। ठीक, तो आइए पहुँचते हैं अपनी क्लास पे। आज जो हमारा टॉपिक है ओवरी है। ओवरी के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। क्या है ना, बोर्ड के पास जैसे हम लिख के पढ़ाते हैं, जैसे काफ़ी बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए तो बोले सर लिख के पढ़ाते थे, वो अच्छा था आपका। लिख के जो हम पढ़ाते हैं तो जैसे हम बोर्ड के पास जाते हैं तो आवाज़ गूंजने लगती है ना। माइक अभी है नहीं तो गूंजने लगती है। इस वजह से हम पहले लिख देते हैं, देन फिर उसको एक्सप्लेन करते थे आपको। ठीक है, ताकि कोई आवाज़ का कोई प्रॉब्लम इशू ना हो, इसलिए। ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ओवरी के बारे में। ओवरी को सबसे पहले हमने क्या बोला? ओवरी इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी। अगर फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है तो मेल में कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है? बताइए। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है आपका टेस्टिस। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गन्स जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है, जर्म सेल्स कहलाता है या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। यहाँ पे ओवरी है। ओवरी के अंदर मैंने आपको लिखा है कि इट है एबिलिटी टू प्रोड्यूस जर्म सेल्स। जर्म सेल्स वही हैं जो आप पिछली क्लासों में पढ़ते आए हैं कि मेजोडर्म इट इज डेवलप बाई मेजोडर्म, इट डेवलप बाई एंडोडर्म, इट डेवलप बाई एक्टोडर्म। तो वही है क्या आपकी जर्म्स लेयर। फीमेल्स के अंदर 3 जर्म्स लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेजोडर्म। ठीक है, वो उन उन तीनों को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी किसके अंदर पाई जाती है? ओवरी के अंदर पाई जाती है। इसलिए मैंने लिखा है इट हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस जर्म सेल्स। आया समझ? आराम से पढ़ाएंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं। कल फैलोपियन ट्यूब की जो मैंने क्लास ली थी काफ़ी फास्ट ली थी, तो मुझे भी लगा था ज़्यादा फास्ट नहीं बोलना चाहिए था मुझे। ठीक है। ओवरी डेवलप फ्रॉम गोनाडल रिच। गोनाडल रिच क्या होता है ये देखिए आप। ओवरी डेवलप फ्रॉम गोनाडल रिच। इससे डेवलप हो रहा है मुलेरियन डक्ट। वही वाली मुलेरियन डक्ट है ये। कौन सी मुलेरियन डक्ट? मैंने बताया था आपको कि मुलेरियन डक्ट अगर एक्टिवेट हो जाती है तो बेबी जो बनेगा वो गर्ल्स बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि मुलेरियन डक्ट एक्टिवेट हो चुकी है। तो यहाँ पे डेवलप फ्रॉम गोनाडल रिच मुलेरियन डक्ट। अब बात करते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन कराया जाता है कि जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो मेल है या फीमेल है, वो हम कब आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मोस्टली आप लोगों का यही सवाल रहता है कि 12 वीक के बाद आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि 9 वीक पे भी हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों सर 9 वीक पे क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि जो मुलेरियन डक्ट है वो डेवलप करा देती है गोनाडल रिच को। अगर गोनाडल जब हम यूएसजी कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, तो उसमें यूएसजी में अगर हमको गोनाडल रिच दिख रहा है ना, गोनाडल रिच 9 वीक के अंदर अगर हम कराते हैं तो उसमें गोनाडल रिच दिख जाएगा क्योंकि डेवलप हो चुका होता है तब। ठीक है, तो अगर वो गोनाडल रिच दिख रहा है तो इसका मतलब है कि जो बेबी है वो गर्ल्स है जो किसमें गर्भ में पल रही है। ठीक है, गोनाडल रिच मुलेरियन डक्ट से डेवलप होता है। क्लियर? उसके बाद अगर ओवरी के कलर की बात करें, ओवरी के कलर की बात करें तो पिंक कलर का होता है। अगर शेप मतलब आकार की बात करें तो आलमंड शेप होता है। आलमंड मतलब थोड़ा पिचका हुआ, हल्का बादाम की तरह। ठीक है, डेवलप फ्रॉम मेजोडर्म। मेजोडर्म से डेवलप होती है। जर्म लेयर, जर्म लेयर को कौन डेवलप करता है? ओवरी डेवलप करती है। ठीक है, ओवरी किससे डेवलप होती है? मेजोडर्म से। और मेल के अंदर कौन सी जर्म लेयर होती है? मतलब जर्म लेयर तो फीमेल्स के अंदर होती है। तो जो मेल के अंदर जो टेस्टिस है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो वो किससे डेवलप हो रहा है? वो भी मेजोडर्म से डेवलप होता है। मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, दोनों डेवलप किससे हो रहे हैं? मेजोडर्म से हो रहे हैं। अगर साइज की बात करें मतलब लंबाई लेंथ की मतलब, तो 2 3 1 3 क्या हो गए? लंबाई। समझ में आया? ये क्या हो गई? चौड़ाई, वाइडनेस। ये क्या हो गई? मोटाई, थिकनेस। 3 सेंटीमीटर लेंथ है किसकी? ओवरी की। 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है किसकी? ओवरी की। 1 सेंटीमीटर मोटाई है किसकी? ओवरी की। क्लियर हुआ?
अब अगर वेट की बात करें, वेट मतलब वजन कितना होता है, तो वेट होता है 0.14 ऑन्स। ऑन्स कितने के बराबर होता है, मैंने लिखा है 1 ऑन्स इक्वल टू 35 से 30 ग्राम। ml में बात करेंगे तो 30 ml। समझ में आया। एम्स में क्वेश्चन आया था कि ओवरी का वजन कितना होता है, तो ग्राम में वजन नहीं दिया था उसने, ऑन्स में दिया था, तो वो कितना होता है 0.14 ऑन्स। अगर ग्राम में पूछता है तो मतलब कितना, 1 ग्राम तो है नहीं, सॉरी 1 ऑन्स तो है नहीं, तो अगर ग्राम में हम निकालेंगे तो 3 से 4 ग्राम ईच ओवरी वेट। एक ओवरी का वजन 3 से 4 ग्राम होता है। क्लियर हुआ। एक ओवरी का वजन 3 से 4 ग्राम होता है, ठीक है। अब ब्लड सप्लाई की बात करते हैं कि ओवरी को ब्लड सप्लाई कैसे होती है। आर्टरी की बात करें तो कौन सी आर्टरी रहती है, ओवरियन आर्टरी, ठीक है, ओवरियन आर्टरी रहती है, ठीक है। एब्डोमेन आयोटा, आयोटा किसी का ब्रांच नहीं है, एब्डोमेन आयोटा ऊपर से आता है, देन फिर खुलता है ओवरियन आर्टरी में, ओवरियन आर्टरी से ब्लड सप्लाई हो जाती है ओवरियन ओवरी के लिए, ठीक है ना। वेनस ड्रेनेज, यहाँ पे ये समझने वाली बात है, जो वेन के द्वारा जो ड्रेन होता है वो कैसे होता है, राइट। ओवरियन जो वेन होती है वो तो डायरेक्ट खुल जाती है किसमें, इन्फीरियर वेना कैवा में, राइट। ओवरियन जो वेन होती है वो डायरेक्ट खुल जाती है किसमें, इन्फीरियर वेना कैवा में, लेकिन जो लेफ्ट ओवरियन जो वेन है वो डायरेक्ट इन्फीरियर वेना में कैवा में ना खुल के उससे पहले लेफ्ट रीनल वेन में खुलती है। क्यों खुलती है, क्योंकि ओवरी के जस्ट पीछे क्या रहती है, किडनी रहती है। ओवरी के जस्ट पीछे क्या रहती है, किडनी रहती है। तो पहले किडनी लेफ्ट रीनल वेन में खुलेगी, कौन, लेफ्ट ओवरियन वेन, पहले लेफ्ट रीनल वेन में खुलेगी, देन फिर जाके किसमें खुलेगी, इन्फीरियर वेना कैवा में। सपोज मान लीजिए ये आपकी किडनी है और ये आपकी ओवरी है, जस्ट पीछे हो गई ना, जस्ट पीछे हो गई ना, तो ये ओवरी इसमें ना खुल के पहले लेफ्ट, इसमें लेफ्ट रेट खुलेगी, फिर जाके किसमें खुलेगी, जाके इन्फीरियर वेना कैवा में खुलेगी। क्लियर हो। नर्व सप्लाई की बात करते हैं, नर्व सप्लाई कैसे होती है, सिंपल सी बात है, ओवरी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओवरी किसके कंट्रोल में, अपना मतलब उसका खुद का है, किसके, अगर जिसका हमारे, जिसका मतलब जिस बॉडी पार्ट पे या जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है तो वो किसके कंट्रोल में रहती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो तरीके रहता है, दो तरीके से कंट्रोल होता है, एक होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सिंपैथिक जो नर्व सप्लाई होती है वो किससे होती है, T10, T11, T12, मतलब थोरेसिक नर्व T10, T11, T12 के द्वारा सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई हो रही है किसको, ओवरी को। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई की बात करें तो H2, H3, H4 स्पाइनल नर्व के द्वारा सप्लाई हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ ओवरी। ओवरी पार्ट मैंने देखा होगा आपने, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, दिख रहा होगा आपको साफ, ठीक है ना। पार्ट ऑफ ओवरी, ओवरी के दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में मैंने देखा होगा आपने, का गोल गोल सा दिख रहा है, उसको मैंने क्या बताया है, इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या है, इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ये इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ये जो सबसे आउटर पार्ट है ये वाला, इसको, ये किससे मिलकर बना हुआ है, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं सर, कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। ओवरियन कॉर्टेक्स, जिसमें क्या रहता है, ओवरियन कॉर्टेक्स के अंदर रहता क्या है, फॉलिकुलर सेल्स रहती हैं और स्ट्रोमल टाइप की सेल्स रहती हैं, ठीक है। फॉलिकुलर जो सेल्स हैं वो किसके अंदर है, इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, ग्राफियन फॉलिकल्स, इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बोला जाता है। अब बात करते हैं, आपको पता लग गया होगा कि डायग्राम को बता रहा हूँ मैं, फिर एक एक करके बताऊँगा आपको। अभी डायग्राम को मैं समझना है, मेडुला, सॉरी ओवरियन जो मेडुला है वो 15% रहता है, मीन्स ये हुआ कि ओवरियन कॉर्टेक्स है, ओवरी के अंदर ओवरियन कॉर्टेक्स का ज़्यादा भाग रहता है, दुगुना, मतलब 85% भाग ओवरियन कॉर्टेक्स का रहता है। इसके अंदर क्या क्या रहता है आपका, फॉलिकुलर सेल्स, स्ट्रोमल सेल्स और इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, वो किसके अंदर आती हैं, कॉर्टेक्स के अंदर आती हैं। दूसरा पार्ट रहता है ओवरी का, ओवरियन मेडुला या मेडुला बोल सकते हैं, जो जिसमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स रहती हैं, जिसे हाइलस सेल्स कहते हैं। इसका रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करता है, कौन, मेडुला, ठीक है। रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करता है, कौन, मेडुला, ठीक है। इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स रहती हैं जिनको बोलते हैं हाइलस सेल्स, जो हाई अमाउंट में ब्लड वेसल सप्लाई करती हैं, नर्व सप्लाई करती हैं एंड लिम्फेटिक सप्लाई देती हैं,
ठीक है। कौन हाइलस सेल कहाँ पाई जाती है? मेडुला ओवरियन मेडुला में, ठीक है। अंदर का जो पार्ट रहता है ये बना दिखाई दे रहा है, ये है मेडुला और ये वाला जो बाहर वाला है ये है कॉर्टेक्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ओवरियन जो ओवरी जो कवर रहती है वो किससे कवर रहती है? मैंने आपको बताया बाहर का जो आवरण रहता है वो जर्मिनल एपिथेलियल, तो ओवरी कवर्ड बाई जर्मिनल एपिथेलियल लेयर, ठीक है। ओवरी हैव टू पार्ट्स, नंबर 1 ओवरियन कॉर्टेक्स, नंबर 2 ओवरियन मेडुला। ओवरियन हटा सकते हैं आप, कॉर्टेक्स कर सकते हैं और मेडुला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरी की बात चल रही है इसलिए ओवरी आप लगा सकते हैं, ओवरियन कॉर्टेक्स, ओवरियन मेडुला, ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स कैसे क्या क्या रहता है? कॉर्टेक्स में लिखा मैंने लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ओवरी। क्यों लार्जेस्ट पार्ट ओवरी है? ओवरी का लार्जेस्ट पार्ट क्यों है? इसलिए क्योंकि ओवरी के अंदर दो ही पार्ट है, एक मेडुला और कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 85% मैंने लिखा भी है, ये देखिए। तो सबसे ज़्यादा कौन पाया जा रहा है? ओवरी पाया जा रहा है। ओवरी के अंदर कॉर्टेक्स पाया जा रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ओवरी, ओवरी का सबसे बड़ा लंबा पार्ट कौन सा होता है? कॉर्टेक्स होता है। डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म, कौन सी जर्म से मिलकर बना है? कौन? कॉर्टेक्स मेसोडर्म से मिलकर बना है। इट कंटेंट इमेचर ग्राफिन फॉलिकल्स एंड स्टोमल। इट कंटेंट्स मतलब इमेचर ग्राफिन फॉलिकल्स एंड फॉलिकुलर सेल्स एंड स्टोमल्स कंटेंट किस में रहती है? किसके अंदर रहती है? कॉर्टेक्स के अंदर रहती है। डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। ये था आपका। हाँ जी, इमेचर ग्राफिन फॉलिकल्स की अगर बात आती है तो अकॉर्डिंग टू एज इमेचर ग्राफिन फॉलिकल्स चेंजेस होता रहता है। कितनी होती हैं वो देखिए। एट वीक ऑफ 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, जेस्टेशन का मतलब है कि माँ के पेट के अंदर है बच्चा, उसको बोलते हैं जेस्टेशन। मीन्स 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, बेबी गर्ल्स है, फीटस है, लेकिन अभी डिलीवरी नहीं हुई है, माँ के पेट में है। कब है? 20 वीक हो चुके प्रेगनेंसी को, तब जो लड़की होती है उसमें कितनी इमेच्योर ग्राफिक फॉलिकल्स पाई जाती है? 7 मिलियन, मतलब 70 लाख। 1 मिलियन इजकल टू 10 लाख, तो 7 मिलियन इजकल टू 70 लाख, ठीक है ना। तो 70 लाख पाए जाते हैं जब बेबी माँ के पेट में है और 20 वीक का फीटस हो चुका है, बेबी फीटस 20 वीक का हो चुका है, तब उसके अंदर सबसे ज़्यादा ग्राफिन फॉलिकल्स कितनी पाई जाती हैं? 70 लाख, मीन्स 7 मिलियन। एट बर्थ की बात करें 2 मिलियंस मीन्स 20 लाख, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 2 मिलियन 20 लाख। एट प्यूबर्टी मतलब मीनार के आते आते, मीनार की मतलब फर्स्ट पीरियड ऑफ मैचुरेशन साइकिल, मीनार के आते आते 4 लाख रह जाती हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रही हैं। सर क्यों कम हो रही हैं? कोई रीजन नहीं है, नेचुरल फिनोमिना है, फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स की संख्या घटती जाएगी, इसलिए बोला जाता है कि गर्ल्स की शादी हो जानी चाहिए 30 तक। मेच्योर ग्राफिन जो इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स सब वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। जैसा होगा आपने कभी 35 ईयर्स के बाद अगर कोई लेडीज पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स की संख्या कम हो रही है, तो जो बच्चा आने वाला होगा उसमें एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती हैं। इसलिए क्योंकि इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स कम हो रही हैं, इतनी कम उम्र में शादी होगी, या सॉरी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये साइंस कहता है कि जितनी कम उम्र में शादी होती है तो क्या रहता है, इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स ज़्यादा रहती हैं, तो होने वाला बच्चा ठीक ठाक रहता है, मतलब कोई ज़्यादा एबनॉर्मलिटी नहीं आती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स की संख्या कम होती जाएगी, तो होने वाले बच्चे में एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती हैं, ऐसा साइंस कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है ना। तो आपने देखा कि इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स की जो संख्या 20 वीक पे सबसे ज़्यादा थी, फिर एट प्यूबर्टी पे कम हुई, मतलब एट बर्थ पे और कम हुई, एट प्यूबर्टी पे और कम हुई, मीनोपॉज पे जाते जाते कितना रह जाती है? 10,000। मीनोपॉज कब होता है? रिप्रोडक्टिव साइकिल्स आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू WHO 15 से 85 ईयर, तब तक कितना रह जाएगा आपका? 10,000 रह जाएगा, ठीक है। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स की संख्या धीरे धीरे घट रही है। अब एक बात ध्यान दें, ये आती है, क्या आती है, पहले इसको पढ़ लीजिए। ओवरियन मेडुला में, ओवरियन मेडुला में मैंने लिखा है आपको, इट कंटेन्स हाईली ब्लड वेसल्स नर्व एंड लिम्फेटिक सप्लाई। कुछ नहीं समझना है कि ओवरियन मेडुला वो है, ओवरियन मेडुला में क्या होता है, ओवरियन मेडुला जो है उधर आते हैं, ओवरियन मेडुला जो है उधर
तो क्या कर रहा है, सेकंड मतलब इसको बोल सकते हैं कि ओवरियन मेडुला, इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ओवरी, स्मॉलेस्ट पार्ट, छोटा पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, आपका हाई अमाउंट में ब्लड सप्लाई देता है और लिम्फेटिक सप्लाई देता है और नर्व सप्लाई देता है, कौन, मेडुला। अब मैं बात करता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो मैच्योरेशन साइकिल है वो प्यूबर्टी पर आती है। ये देखिए वो ले लेंगे आपके इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो प्यूबर्टी आती है मतलब फर्स्ट पीरियड जो आता है उसको मीनार्की बोलते हैं। तो अभी ये बताइए, मीनार्की आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा मोस्टली 13 ईयर पे। तो 13 ईयर पे पहला पीरियड्स आ रहा है, उससे पहले क्यों नहीं आ रहा भाई, दिमाग में सोचने वाली बात आती है ना। उससे पहले क्यों नहीं आ रहा, उससे पहले इसका रीज़न ये है, मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न ये है क्यों नहीं आती पहले, बच्चा जैसे ही पैदा हुआ इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स तब भी पाई जा रही है। आज लड़की भले ही 16 साल 50 साल 20 साल जो भी हुई है, इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स तब भी पाई जा रही है, लेकिन कम हो गई है बस। लेकिन उस टाइम तो ज़्यादा थी ना, तो क्यों नहीं आई पीरियड्स, इसलिए नहीं आई क्योंकि जो थाइमस ग्लैंड, आपने नाम सुना है, ओके। तो जो थाइमस ग्लैंड्स होती है, पीनियल ग्लैंड्स का नाम सुना है, पीनियल ग्लैंड्स, हाँ, पीनियल ग्लैंड्स जो होती है उससे एक हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। एक पीनियल ग्लैंड्स है, ब्रेन के अंदर पाई जाती है, सबसे छोटी ग्लैंड्स होती है, मटर के आगे जैसे कुछ बोलते हैं, जो क्लियर नहीं है, मतलब छोटी ग्लैंड्स होती है, ठीक है, पीनियल ग्लैंड्स। तो जो होती है तो वो क्या करती है, मेलाटोनिन हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। तो मेलाटोनिन जो हार्मोन का सीक्रेशन करती है, तो ये क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन जो सीक्रेशन होता है उसका, तो वो एफएसएच और एलएच हार्मोन को सप्रेस करके रखता है, दबा के रखता है। तो जब एफएसएच और एलएच दब गए, एफएसएच और एलएच दब गए तो सिंपल सी बात है, ग्राफिन फॉलिकल्स, इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स मेच्योर नहीं होगी। अगर मेच्योर नहीं होगी तो मिलनिंग होगी नहीं। अब क्या होता है, 13 साल आते आते पीनियल ग्लैंड सप्रेस होती है, पीनियल ग्लैंड सप्रेस होती है, तो पीनियल ग्लैंड सप्रेस होगी तो मेलाटोनिन भी कम बनेगा, मेलाटोनिन कम बनेगा तो एफएसएच और एलएच हावी हो जाएंगे। एक का लेवल घटा तो एक का बढ़ेगा ना। एफएसएच और एलएच क्यों कम थे, इसलिए कम थे क्योंकि मेलाटोनिन उनको दवाया था। और 13 साल आते आते पीनियल ग्लैंड सप्रेस होगी, पीनियल ग्लैंड सप्रेस होगी तो क्या होगा, मेलाटोनिन भी सप्रेस होगा, मेलाटोनिन भी जैसे ही कम हुआ तो एफएसएच एलएच आगे आएंगे, आगे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, आगे चढ़ के भाग लेंगे तो क्या होगा, इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स मेच्योर होगी। अगर मेच्योर होगी तो क्या होगा, ओवल्यूशन होगा, ओवल्यूशन होने का तो ब्लडिंग होनी होनी है, ठीक है, समझ में आया। ये एक हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस मतलब ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होता है, कंफर्म फिनोमिना नहीं है, हाइपोथेसिस फिनोमिना है ये, ठीक है ना, ऐसा लोग मानते हैं, साइंटिस्ट वो ऐसा मानते हैं कि पीनियल ग्लैंड्स मतलब हावी रहती है, वो मेलाटोनिन का सीक्रेशन करती है, जिसके कारण एफएसएच और एलएच क्या होता है, सप्रेस रहते हैं, वो बढ़ नहीं पाते आगे। फिर 13 साल मतलब प्यूबर्टी आते आते क्या होता है, पीनियल ग्लैंड्स में थोड़ा सप्रेस होती है, कम होती है, तो मेलाटोनिन भी कम बनेगा, मेलाटोनिन कम बनेगा, एफएसएच एलएच आगे आएंगे, एफएसएच एलएच आगे आएंगे। इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स को मेच्योर कौन करता है, एफएसएच हार्मोन मेच्योर करता है, क्योंकि एफएसएच मेलाटोनिन कम हुआ तो एफएसएच का लेवल बढ़ा, तो इमेच्योर जो ग्राफिन फॉलिकल्स थी उसको मेच्योर कर दिया। अब मेच्योर कर दिया, अब मेच्योर होने के बाद इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स कैसे होता है, देखिए, सॉरी मेच्योरेशन साइड पढ़ेंगे तो बताइए इसमें, लेकिन अभी आप पढ़ लीजिए। ये आपका इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स है, इसके अंदर क्या होगा, फॉलिकुलर फेज में, प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा, मेच्योरेशन साइड पढ़ेंगे तब। ये वाला जो फेज में एफएसएच हार्मोन आके जो ब्लडिंग हो रही है उसको रोकेगा, और जो इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स है उसको क्या करेगा, मेच्योर करेगा, एक को मेच्योर करेगा, तो क्या करेगा, इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स को मेच्योर एफएसएच हार्मोन करेगा, समझ में आया। कब तक कर देगा, 11 से लेकर 14 दिन तक चलता है आपका फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, मैच्योरेशन साइकिल की ड्यूरेशन, ठीक है। जैसे ही इनको मेच्योर कर देगा किसको, ग्राफिन फॉलिकल्स को, तो ग्राफिन फॉलिकल्स डेवलप किसके अंदर होगी, मेडुला के अंदर डेवलप होगी। मेडुला के अंदर जैसे ही डेवलप होगी 11वें से 12वें दिन तक ये थोड़ा कम होगा किसका, एफएसएच का लेवल, तो एलएच बढ़ जाएगा। 14वें दिन एलएच अपने सर पे होगा, चले 14वें दिन एलएच अपने सर पे होगा, तभी तो एलएच सर मतलब ओवल्यूशन होगा। एलएच जो लिखा है ये एलएच हार्मोन बढ़ेगा, ओवम वहाँ से रिलीज होगा, तो 14वें दिन तो ओवल्यूशन होता है। मैच्योरेशन साइकिल पढ़ेंगे तो पहला ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज, सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ा 14वें दिन तो ओवम बाहर आया,
FSH का लेवल बढ़ा तो इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स को मेच्योर में किया। मेच्योर कब तक कर देगा? 6 से लेके 13 दिन तक पूरी तरीके से मेच्योर कर देगा ओवम को। इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ही ओवम बढ़ता है, ओवम डेवलप होता है। इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स जो है FSH हार्मोन आके क्या करता है, उसको मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स में बदल देता है। मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स के अंदर ही ओवम का डेवलपमेंट होता है। 14वें दिन LH हार्मोन सर्क पे जाता है, ओवम निकल के बाहर आ जाता है। अगर स्टीरेशन ओवम की लाइफ साइकिल कितनी रहती है? 12 से 24 घंटे ही रहती है ना ओवम की लाइफ साइकिल। और स्पर्म की कितनी रहती है? 48 से 72 घंटे। 1 मिनट में पूछा जाए तो ओवम 24 घंटे और स्पर्म 72 घंटे। ठीक है ना। अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है गड़बड़, गुप्तदान हो जाता है, प्रेगनेंसी हो सकती है। एवोल्यूशन मतलब ओवम बैठे हुए हैं, स्पर्म अंदर से गए तो हो गया। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक आपका ये था। तो आज आपने देखा, पढ़ा, समझा। दोबारा से रिवाइज करा देते हैं, थोड़ा फास्ट कराते हैं। ठीक है। ओवरी, ओवरी इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है। अगर ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल्स में, तो मेल्स में क्या हो गया? टेस्टिस हो गया। टेस्टिस में ठीक है, इट हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस जर्म सेल्स। ओवरी के अंदर ही जर्म सेल प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। इट डेवलप फ्रॉम गोनाडल रिच। गोनाडल रिच मुलेरियन डक्ट से डेवलप होता है, जो 9 वीक के अंदर हो जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन के दौरान अगर हम करते हैं तो हम गोनाडल रिच देखते हैं कि इसमें USG में तो हम बोल सकते हैं कि गर्ल्स जो बेबी जो भी है वो गर्ल्स है। ठीक है। ओवरी का कलर पिंक कलर होता है, बादाम के आकार की होती है। डेवलप फ्रॉम मेजोरम, मेजोरम डन जर्म सेल से मिलकर बनती है। साइज की बात करें तो लेंथ इसकी 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी 2 सेंटीमीटर और मोटाई इसकी 1 सेंटीमीटर। वेट की बात करें 3 से 4 ग्राम होता है ईच ओवरी का वेट। ठीक है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो ओवरियन आर्टरी एब्डोमिनल आयोटा से, वेनस वेनस की बात करें तो लेफ्ट ओवरियन वेन इंफीरियर वेना कैवा में खुल जाती है और राइट ओवरियन वेन इंफीरियर वेना कैवा में खुलती है और लेफ्ट ओवरियन वेन लेफ्ट रीनल वेन में खुल के तब इंफीरियर वेना कैवा में खुलेगी। ब्लड सप्लाई की बात करें नर्व सप्लाई की बात करें तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल में रहती है। और सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो होती है वो T10, T11, T12 की तरह होती है। और नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई जो होती है वो S2, S3, S4 के द्वारा, स्पाइनल नर्व के द्वारा सप्लाई होती है। ठीक है। पार्ट की बात करें तो 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स जो होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा पार्ट रहता है इसके, और ये डेवलप फ्रॉम मेजोरम, मेजोरम से डेवलप होता है। इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स और फॉलिकुलर फेज या फॉलिकल सेल्स और स्टोम सेल्स को कंटेन करके रखता है। अकॉर्डिंग टू इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स की संख्या बदलती रहती है। एट 20 वीक ऑफ जेस्टेशन 70 लाख होती है इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स मेल्स के अंदर, फीमेल के अंदर। और एट बर्थ पे आके आके 20 लाख हो जाती है। एट पहला पीरियड्स की ड्यूरेशन कितना हो जाता है? 4 लाख हो जाता है। धीरे धीरे ये मीनोपॉज जब आता है तब तक 10,000 रह जाता है। ठीक है। हाँ, डिसऑर्डर की बात करते हैं। मेडुला में क्या कंटेंस हाई ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक सप्लाई पाई जाती है। और ओवम को डेवलप कराता है कौन? ये। और कॉर्टेक्स को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कौन करता है? मेडुला प्रोवाइड करता है। ठीक है। डिसऑर्डर की बात करें तो डिसऑर्डर में ऑफराइटिस, ITS लग गया तो इसका मतलब ये हो गया कि इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवरी। ऑफराइटोमी, ओवरी को रिमूव ऑफ द ओवरी, रिमूव ऑफ द ओवरी, ओवरी को रिमूव कर देना, हटा देना बिल्कुल ही। तो क्या कहलाएगा? ऑफराइटोमी। PCOD, पॉलीसिस्टिक और डिसऑर्डर, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर। इसमें क्या रहता है? जब ओवरियन डिसऑर्डर होता है इसमें क्या रहता है? इसमें जब आप USG कराते हैं इसका ओवरी का, PCOD अगर आपको हुआ है तो उसमें नेकलेस अपीयरेंस बनता है, मतलब हार के जैसा ऐसा लगेगा, ओवरी के अंदर गांठें बन जाती हैं। जब आप USG देखेंगे ऐसा लगेगा कि एक हार बना हुआ है। USG जो रिपोर्ट होती है उसमें देखेंगे एक हार के समान क्या हो जाता है? फॉलिकल्स में क्या है कि ये डेवलप हो जाता है, गांठें बन जाती हैं। इसका ट्रीटमेंट करना है, इसका PCOD का ट्रीटमेंट करना है तो क्या चलता है? HRT चलता है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चलती है, जिसके द्वारा हम PCOD जो डिसऑर्डर होता है, मतलब बेजाना से संबंधित डिसऑर्डर मैंने आपको बताया। ठीक है। ऑफराइटिस, ऑफरेक्टोमी और PCOD और भी होते हैं पर मैं इतना ही लिया हूँ आपके लिए। ठीक है ना। PCOD में क्या मतलब नेकलेस मतलब हार के जैसा एक माला दिखाई देती है USG रिपोर्ट में, जिसको PCOD होती है। साइलेंट सिम्टम में आपको पिंपल्स दिखेंगे, पीरियड्स टाइम पे नहीं आते। अनमैरिड फीमेल्स में मोस्टली ये प्रॉब्लम्स रहती है। मैरिड के बाद में भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं कि स्पेशली अनमैरिड में ही रहती है। मोस्टली लड़कों में ये प्रॉब्लम PCOD की रहती है, पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, महीना 2 महीने तक हो गए हैं। मोस्टली तो 4-5 दिन आगे पीछे चलता ही है। लेकिन क्या होता है PCOD में, क्या महीने 2 महीने तक नहीं आते? क्यों नहीं आते? क्योंकि इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स में ये हो चुका है, गांठें बन चुकी हैं ओवरी के अंदर, वो मैच्योर ही नहीं होने दे रही है। मैच्योर नहीं होंगी तो ओवरीज का ओवल्यूशन नहीं होगा या फिर ब्लीडिंग आएगी नहीं, फिर पीरियड्स आएंगे नहीं।
क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वहाँ पे इमेच्योर ग्राफिक फॉलिकल्स डेवलप होने का टाइम नहीं मिल रहा है, गांठें बन चुकी हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से फीमेल्स में देखा होगा पिंपल्स निकलते हैं, कहीं यहाँ ठीक हो गया तो यहाँ घाव बन जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना। तो मीन्स ये हो गया आपका डिसऑर्डर। उसके बाद में पूरी ओवरी के बारे में जाना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब हम आपसे विदा जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।